आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था ईथर्स, उसका क्लासिफिकेशन, उसका नोमेनक्लेचर और उसकी प्रिपरेशन मेथड और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज हम पढ़ रहे हैं ईथर्स के रासायनिक गुण। अगर रासायनिक गुणों की बात करें तो जो पहला गुण आ रहा है वह आ रहा है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण की बात करें तो जो ईथर्स होते हैं ये अंधेरे में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ संयोग कर हमेशा अल्फा कार्बन परमाणु पर प्रतिस्थापित होते हैं। तो जैसे मैं कहूं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, अर्थात एथॉक्सी एथेन था, इसका क्लोरीनीकरण करा रहे हैं। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ये अल्फा कार्बन परमाणु पर, अब बात आती है कि अल्फा कार्बन परमाणु होता क्या है। अगर हम अल्फा कार्बन परमाणु की बात करें तो जो क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह के बाएं या फिर दाएं उपस्थित जो पहला कार्बन परमाणु होगा वह हमेशा अल्फा कार्बन परमाणु होता है। जैसे इसी एग्जाम्पल को देखें CH3 CH2 O CH2 CH3 का क्रियात्मक समूह ये प्रेजेंट है, तो इसके बाएं या फिर दाएं उपस्थित, अगर दाएं तरफ जाएं तो पहला कार्बन परमाणु CH2 आ रहा है तो ये इसका अल्फा, इधर वाले को हम अल्फा डैश कह देंगे, और अगला जो कार्बन परमाणु होगा वह है बीटा कार्बन परमाणु, ये बीटा डैश। चाहे तो इसको बाईं ओर जाएं तो इसको भी अल्फा कह सकते हैं, इसको बीटा, यहाँ अल्फा डैश और बीटा डैश। तो जब एथॉक्सी एथीन का क्लोरीनीकरण कराया जा रहा है तो ये जो इसका प्रतिस्थापन होगा क्लोरीन का वह अल्फा कार्बन परमाणु पर प्रतिस्थापित होता है, अर्थात ये क्या करेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, चाहो तो ये Cl यहाँ भी जुड़ सकता है, अल्फा किसी को भी कह सकते हैं, फिलहाल अल्फा ही मान ले रहे हैं। सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, अर्थात इसको हम कह देंगे क्लोरो एथॉक्सी एथेन या 1 क्लोरो एथॉक्सी एथेन। और साथ ही साथ यहाँ से एक H एलिमिनेट होगा, वह क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके HCl बना देता है। फिर से इसका क्लोरीनीकरण कराया जाता है, तो क्लोरीनीकरण के फलस्वरूप ये फिर से अगले अल्फा कार्बन परमाणु पर, अर्थात CH3 CH सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3 और HCl बाहर निकालेगा, अर्थात ये बना देता है क्लोरो एथॉक्सी क्लोरोएथेन का निर्माण कर रहा है। दूसरी अभिक्रिया आती है दहन। तो हमें पता है दहन मतलब जलना, जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जब किसी भी कार्बनिक यौगिक का दहन किया जाता है तो वह हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। तो यहाँ पर भी अगर हम दहन को देखें तो जैसे हमने कहा CH3 सिंगल बॉन्ड O CH3 मेथॉक्सी मेथेन ले लिया, इसका दहन करा रहे हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेगा, साथ ही साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा।
और समीकरण को हम संतुलित कर लेंगे। तो सीधे सीधे कहेंगे कि मेथॉक्सीमेथेन का जब दहन किया जा रहा है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। या सीधे कहो कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का जब हम दहन करते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। तीसरा कह रहे हैं हम हैलोजन अम्लों से। अगर हम हैलोजन अम्लों की बात करें तो जो हैलोजन अम्ल होंगे जैसे HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड, या फिर HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो जो ये ईथर होंगे ये हैलोजन अम्लों से दो तरीके से क्रिया करते हैं। तो पहली बात करें कि जब जो हैलोजन अम्ल है जब वह ठंडे में किसी ईथर के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वह अल्कोहल और उसका जो भी हैलाइड होगा उसका निर्माण करेंगे। जैसे मैंने बात करी CH3 CH2O सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, इसकी अभिक्रिया हम HI के साथ करा रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, और तो ये बनाएगा CH3 CH2OH अर्थात अल्कोहल बना दिया। और जबकि जो दूसरा इधर का कार्बन परमाणु है वह CH3 CH2I अर्थात आइडो एथेन का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो एथॉक्सी एथेन था जब उसको हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो वह अल्कोहल और साथ ही साथ आइडो एथेन का निर्माण कर रहा है। इसी का दूसरा जो रूप था, जब हम गर्म कर रहे हैं अर्थात CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 था, इसको जब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ या ये कहेंगे कि इसकी अधिक मात्रा को या HI की अधिक मात्रा को जब हम गर्म कर रहे हैं तो ये हमें आइडो एल्केन और साथ ही साथ जल का निर्माण करते हैं। संतुलित कर लेंगे समीकरण को, तो 2HI और उधर भी संतुलित करनी पड़ेगी। तो सीधे सीधे कहेंगे कि जो ईथर्स हैं, ईथर्स को जब हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो वह अगर ठंडा है, मात्रा कम है, तो वह अल्कोहल और आइडो एथेन दे रहा है। और जब आधिक्य में अर्थात अधिक मात्रा में जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो वह आइडो एल्केन अर्थात आइडो एथेन दे रहा है और साथ ही साथ जल के अणुओं का निर्माण करेगा। जो अगली रिएक्शन है, अगर हम अगली रिएक्शन देखें तो वह इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन की बात करें, पिछली बार भी हमने दो चैप्टर, इससे पहले दो टॉपिकों में फिनॉल में पढ़ चुके हैं हम, उससे पहले हेलोएरिन्स में पढ़ चुके हैं, और अब ईथर में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें पहला पढ़ रहे थे हम हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ संयोग,
मेथॉक्सी बेंजीन ले लिया हमने। इसका जब हम क्लोरीनीकरण करा रहे हैं तो ये परस्पर अभिक्रिया करके ऑर्थो क्लोरो मेथॉक्सी बेंजीन वो पैरा क्लोरो मेथॉक्सी बेंजीन का निर्माण करता है। और इससे पहले भी बता चुके हैं हम कि जो मुख्य उत्पाद होगा वह पैराबोइसन होगी। दूसरा आ रहा नाइट्रीकरण। जब मेथॉक्सी बेंजीन का नाइट्रीकरण कराया जाता है HNO3 के साथ अभिक्रिया करा रहे नाइट्रिक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो ये परस्पर क्रिया करके ऑर्थो नाइट्रो मेथॉक्सी बेंजीन और पैरा नाइट्रो मेथॉक्सी बेंजीन का निर्माण करता है। सल्फोनीकरण। जब मेथॉक्सी बेंजीन का सल्फोनीकरण किया जाता है तो ये अभिक्रिया करके ऑर्थोमेथॉक्सी सल्फोनिक अम्ल और पैरामेथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण करता है। इससे पहले भी पढ़ी है तो इसलिए ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं इसको। चौथा फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया। फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया में पहली जो अभिक्रिया आ रही थी वह आ रही थी एल्कनीकरण या एल्कनीकरण। जब मेथॉक्सी बेंजीन का एल्कनीकरण किया जाता है अर्थात किसी क्लोरोमेथेन के साथ जब इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं अनाद्र एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो ये क्रिया करके ऑर्थो मेथिल मेथॉक्सी बेंजीन और पैरा मेथिल मेथॉक्सी बेंजीन का निर्माण करता है। दूसरा एसिटिलीकरण। जब मेथॉक्सी बेंजीन का एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है अनाद्र एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो ये अभिक्रिया करके ऑर्थोमेथॉक्सी एसिटोफिनोन और
पैरामेथॉक्सी एसीटोफिनोन का निर्माण करता है। ये थी इलेक्ट्रो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद जो अगली अभिक्रिया आ रही है वह आ रही है जल अपघटन। जल अपघटन की बात करें जब एथॉक्सी एथेन का जल अपघटन कराया जाता है तो ये क्रिया करके एथेनॉल के दो अणुओं का निर्माण कर देता है। CH3 CH2 CH2 CH3 था, इसका जल अपघटन करा रहे हैं तो एक H इसके साथ जुड़ जाएगा, CH3 CH2 OH बना देता और दूसरा OH इसके साथ जुड़ जाएगा, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 CH3 CH2 OH, अर्थात एथेनॉल के दो अणु का। यदि इसी की जगह हमें मेथॉक्सी एथेन दिया होता तो तब सपोज ऐसा होता है तो जो ये मेथॉक्सी एथेन है इसका जब जल अपघटन करा रहे होंगे तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें मेथेनॉल CH3OH यहाँ से H जाएगा इसके साथ और साथ ही साथ एथेनॉल अर्थात दो अलग अलग एल्कोहलों का निर्माण होगा। फिर बात कर रहे हैं हम निर्जलीकरण, अर्थात निर्जलीकरण मतलब जल के अणुओं का बाहर निकलना। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में से जब जल के अणु बाहर निकलते हैं तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है वह निर्जलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जब एथॉक्सी एथेन का एथॉक्सी जो एथेन है जब इसका निर्जलीकरण कराया जाता है अर्थात एल्यूमिना की उपस्थिति में Al2O3 एल्यूमिना की उपस्थिति में 673 केल्विन ताप पर जब इसको गर्म किया जाता है तो ये जल के अणु बाहर निकाल देता है और साथ ही साथ एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 अर्थात दो अणु एथीन के निर्मित करेगा। अभिक्रिया संतुलित कर लेंगे तो सीधे सीधे कहेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में से जल के अणु का बाहर निकलना निर्जलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ये था ईथर के रासायनिक गुण। उसके बाद बात कर रहे हैं हम ईथर्स के उपयोग। अगर ईथर्स के उपयोगों की बात करें तो जो ईथर है ईथर का उपयोग तेल, वसा तथा जो भी अन्य कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें विलायक के रूप में इसका ईथर्स का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही पावर अल्कोहल जो होगा तो उस पावर अल्कोहल के निर्माण में भी ईथर्स का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ निश्चेतक के रूप में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही जो परशीतलक यंत्र होते हैं तो उनमें भी ईथर्स का उपयोग किया जाता है।